चैप्टर 2 भुना हुआ बकरे का मांस। बिल्बो उछल पड़ा और अपना ड्रेसिंग गाउन पहनकर डाइनिंग रूम में चला गया। वहां उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन वहां एक बड़े और जल्दबाजी में बनाए गए नाश्ते के सभी निशान थे। कमरे में भयानक गंदगी थी और रसोई में बिना धुले बर्तनों का ढेर था। उसके पास मौजूद लगभग हर बर्तन और पैन इस्तेमाल किए हुए लग रहे थे। बर्तन धोने का काम इतना निराशाजनक रूप से वास्तविक था कि बिल्बो को यह मानने पर मजबूर होना पड़ा कि पिछली रात की पार्टी उसके बुरे सपनों का हिस्सा नहीं थी, जैसा कि उसने उम्मीद की थी। वास्तव में उसे यह सोचकर बहुत राहत मिली कि वे सभी उसके बिना चले गए थे और उसे जगाने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन कभी धन्यवाद नहीं, उसने सोचा, और फिर भी एक तरह से वह थोड़ी निराशा महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। इस भावना ने उसे चौंका दिया। मूर्ख मत बनो, बिल्बो बैगिंस, उसने खुद से कहा, अपनी उम्र में ड्रैगन और ऐसे ही अजीबोगरीब बकवास के बारे में सोच रहा हूँ। इसलिए उसने एप्रन पहना, आग जलाई, पानी उबाला और नहाया। फिर उसने डाइनिंग रूम को बंद करने से पहले रसोई में एक अच्छा सा नाश्ता किया। उस समय तक सूरज चमक रहा था और सामने का दरवाज़ा खुला था, जिससे गर्म वसंत की हवा अंदर आ रही थी। बिल्बो जोर से सीटी बजाने लगा और पिछली रात की बात भूल गया। वास्तव में वह अभी डाइनिंग रूम में खुली खिड़की के पास एक अच्छा सा दूसरा नाश्ता करने बैठा था, जब गैंडाल्फ अंदर आया। मेरे प्यारे साथी, उसने पूछा, तुम कब आओगे? जल्दी चलने के बारे में क्या ख्याल है? और तुम यहाँ नाश्ता कर रहे हो, या जो भी कहो, 10:30 बजे। वे तुम्हारे लिए संदेश छोड़ गए, क्योंकि वे इंतजार नहीं कर सकते थे। कौन सा संदेश? बेचारे मिस्टर बैगिंस ने घबराकर कहा। महान हाथियों, गैंडाल्फ ने कहा, आज सुबह तुम बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हो, तुमने मेंटलपीस की धूल भी नहीं झाड़ी। इससे क्या लेना देना है? मैंने 14 साल तक बर्तन धोने का बहुत काम किया है। यदि आपने मेंटलपीस की धूल साफ की होती, तो आपको ये घड़ी के ठीक नीचे मिलता, गैंडाल्फ ने कहा, और बिल्बो को एक नोट दिया जो निश्चित रूप से उसके अपने नोट पेपर पर लिखा था। उसने यही पढ़ा, थोरिन एंड कंपनी की ओर से बरगला बिल्बो को नमस्कार। आपके आतिथ्य के लिए हमारा हार्दिक धन्यवाद तथा पेशेवर सहायता की आपकी पेशकश के लिए हमारी कृतज्ञतापूर्ण स्वीकृति। शर्तें: नकद डिलीवरी, कुल लाभ का 1/4 भाग यदि कोई हो तक, किसी भी घटना में सभी यात्रा व्यय की गारंटी, अंतिम संस्कार व्यय हमारे या हमारे प्रतिनिधियों द्वारा वहन किया जाएगा, यदि अवसर उत्पन्न होता है और मामले की अन्यथा व्यवस्था नहीं की जाती है। आपके सम्मानीय विश्राम में खलल डालना अनावश्यक समझते हुए, हमने आवश्यक तैयारियां पहले ही कर ली हैं, तथा ठीक 11 बजे ग्रीन ड्रैगन इन, बायोवाटर में आपके सम्मानीय व्यक्ति की प्रतीक्षा करेंगे। हमें विश्वास है कि आप समय पर आएंगे। हमें बने रहने का सम्मान है। गहराई से आपका, थोरिन एंड कंपनी। अब आपके पास केवल 10 मिनट बचे हैं। आपको भागना होगा, गैंडाल्फ ने कहा। लेकिन, बिल्बो ने कहा। जादूगर ने कहा, इसके लिए समय नहीं है। लेकिन, बिल्बो ने फिर कहा, इसके लिए भी समय नहीं है। तुम जाओ। अपने जीवन के अंतिम दिनों तक बिल्बो को ये याद नहीं रहा कि वह कैसे बाहर निकला था, बिना टोपी, बिना छड़ी या बिना पैसे के, या ऐसी किसी भी चीज़ के जो वह आमतौर पर बाहर जाते समय साथ ले जाता था। अपना दूसरा नाश्ता आधा अधूरा और बिना नहाए छोड़कर, अपनी चाबियां गैंडाल्फ के हाथों में थमाकर, और जितनी तेजी से उसके रोएदार पैर दौड़ सकते थे, दौड़ते हुए गली से होते हुए, बड़ी मिल के पास से, जल के पार, और फिर 1 मील या उससे अधिक दूर तक। जब वह 11 बजने पर बायोवाटर पहुंचा तो वह बहुत फूला हुआ था, और उसे पता चला कि वह जेब में रुमाल रखे बिना आया था। शाबाश, बालिन ने कहा, जो सराय के दरवाजे पर खड़ा होकर उसकी ओर देख रहा था। तभी बाकी सभी लोग गांव से सड़क के कोने पर आ गए। वे टट्टुओं पर सवार थे और हर टट्टू पर तरह तरह के सामान, पैकेज, पार्सल और सामान लटका हुआ था। एक बहुत छोटा टट्टू था, जाहिर तौर पर बिल्बो के लिए। तुम दोनों उठो और हम चलें, थोरिन ने कहा। मुझे बहुत खेद है, बिल्बो ने कहा, लेकिन मैं अपनी टोपी के बिना आया हूँ, और मैंने अपनी जेब में रखा रुमाल भी वहीं छोड़ दिया है, और मेरे पास कोई पैसा भी नहीं है। मुझे आपका
नोट ठीक 10.45 बजे के बाद ही मिला। ठीक ठीक मत बताओ, ड्वालिन ने कहा, और चिंता मत करो। यात्रा के अंत तक पहुंचने से पहले तुम्हें जेब रुमाल और बहुत सी अन्य चीजों के बिना काम चलाना पड़ेगा। जहां तक टोपी की बात है, मेरे सामान में एक अतिरिक्त हुड और लबादा है। इस तरह वे सब शुरू हुए। मई से ठीक पहले एक सुबह सराय से जॉगिंग करते हुए, लदे हुए टिट्टुओं पर, और बिल्बो ने गहरे हरे रंग का हुड, थोड़ा मौसम के कारण दागदार, और ड्वालिन से उधार लिया हुआ गहरे हरे रंग का लबादा पहना हुआ था। वे उसके लिए बहुत बड़े थे, और वह काफी हास्यास्पद लग रहा था। उसके पिता बुंगो ने उसके बारे में क्या सोचा होगा, मुझे नहीं लगता। उसका एकमात्र आराम ये था कि उसे बौना नहीं समझा जा सकता था, क्योंकि उसकी दाढ़ी नहीं थी। वे बहुत देर तक सवारी नहीं कर पाए थे, जब गैंडाल्फ एक सफ़ेद घोड़े पर बहुत शानदार ढंग से आया। वो बहुत सारे पॉकेट रुमाल और बिल्बो का पाइप और तंबाकू लाया था। तो उसके बाद पार्टी बहुत खुशी से आगे बढ़ी, और वे पूरे दिन आगे बढ़ते हुए कहानियां सुनाते या गाने गाते रहे, सिवाय जब वे भोजन के लिए रुके। ये उतनी बार नहीं आए जितनी बार बिल्बो को पसंद थी, लेकिन फिर भी उसे लगने लगा कि रोमांच इतने बुरे नहीं थे। पहले वे हॉबिट लैंड से गुजरे थे, एक विस्तृत सम्मानजनक देश जिसमें अच्छे लोग रहते थे, अच्छी सड़कें थीं, एक दो सराय थीं, और कभी कभी कोई बौना या किसान व्यापार के लिए टहलता हुआ आता था। फिर वे उन जगहों पर पहुंचे जहां लोग अजीब तरह से बोलते थे और ऐसे गाने गाते थे जो बिल्बो ने पहले कभी नहीं सुने थे। अब वे लोन लैंड्स में बहुत दूर चले गए थे, जहां कोई लोग नहीं बचे थे, कोई सराय नहीं थी, और सड़कें लगातार खराब होती जा रही थीं। कुछ दूर आगे सुनसान पहाड़ियां थीं, जो ऊंची और ऊंची होती जा रही थीं, पेड़ों से अंधेरी। उनमें से कुछ पर पुराने महल थे जो एक बुरी शक्ल के थे, जैसे कि उन्हें दुष्ट लोगों ने बनाया हो। सब कुछ उदास लग रहा था, क्योंकि उस दिन मौसम ने बुरा रुख अख्तियार कर लिया था। ज्यादातर मौसम मई जितना अच्छा होता था, यहाँ तक कि मज़ेदार कहानियों में भी, लेकिन अब मौसम ठंडा और गीला था। लोन लैंड्स में उन्हें जब भी संभव हो, शिविर लगाने के लिए बाध्य होना पड़ता था, लेकिन कम से कम वहाँ सूखा तो था। सोचता हूँ कि जल्द ही जून आ जाएगा, बिल्बो ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्योंकि वह दूसरों के पीछे कीचड़ भरे रास्ते पर चल रहा था। चाय का समय बीत चुका था, बारिश हो रही थी, और पूरे दिन होती रही थी। उसकी टोपी उसकी आंखों में टपक रही थी, उसका लबादा पानी से भरा हुआ था, टट्टू थक गया था और पत्थरों पर ठोकर खा रहा था। दूसरे लोग बात करने के लिए बहुत चिड़चिड़े थे, और मुझे यकीन है कि बारिश सूखे कपड़ों और खाने की थैलियों में घुस गई होगी, बिल्बो ने सोचा। चोरी और उससे जुड़ी हर चीज की चिंता। काश मैं घर पर अपने अच्छे से घर में आग के पास होता, और केतली अभी अभी गाना शुरू कर रही होती। ये था यह आखिरी बार नहीं था जब उसने ऐसी कामना की थी। बौने फिर भी आगे बढ़ते रहे, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और न ही हॉबिट पर ध्यान दिया। भूरे बादलों के पीछे कहीं सूरज डूब गया होगा, क्योंकि जब वे नीचे एक गहरी घाटी में उतरे, तो अंधेरा होने लगा, जिसके नीचे एक नदी बह रही थी। हवा चलने लगी, और उसके किनारों पर लगे विलो झुक गए और आहें भरने लगे। सौभाग्य से सड़क एक पुराने पत्थर के पुल से होकर गुजरी, क्योंकि बारिश से उफनती नदी उत्तर की पहाड़ियों और पहाड़ों से तेजी से नीचे आ रही थी। जब वे पार कर गए, तब लगभग रात हो चुकी थी। हवा ने भूरे बादलों को चीर दिया, और उड़ते हुए चित्रों के बीच पहाड़ियों के ऊपर एक भटकता हुआ चांद दिखाई दिया। फिर वे रुक गए, और थोरिन ने रात के खाने के बारे में कुछ कहा, और हमें सोने के लिए सूखी जगह कहाँ मिलेगी। तब तक उन्हें पता नहीं चला कि गैंडाल्फ गायब था। अब तक वह उनके साथ आया था, कभी नहीं बताया कि वह साहसिक कार्य में था या बस कुछ समय के लिए उनका साथ दे रहा था। उसने सबसे ज्यादा खाया, सबसे ज्यादा बात की, और सबसे ज्यादा हंसा। लेकिन अब वो वहाँ बिल्कुल भी नहीं था। ठीक उसी समय जब एक जादूगर भी सबसे अधिक उपयोगी होता, डोरी और अनोरी ने विलाप किया, जो नियमित भोजन, भरपूर और अक्सर के बारे में हॉबिट के विचारों से सहमत थीं। उन्होंने अंत में तय किया कि उन्हें वहीं डेरा डालना होगा जहां वे थे। वे पेड़ों के झुरमुट में चले गए, और हालांकि उनके नीचे सूखापन था, हवा ने पत्तियों से बारिश को हिला दिया,
और टपकना टपकना सबसे अधिक कष्टप्रद था। इसके अलावा शरारत आग में भी लग रही थी। बौने लगभग किसी भी चीज से आग जला सकते हैं, चाहे हवा हो या न हो, लेकिन वे उस रात ऐसा नहीं कर सके, यहाँ तक कि ओवन और ग्लोइन भी नहीं, जो इसमें विशेष रूप से अच्छे थे। तभी एक टट्टू बिना किसी बात के डर गया और भाग गया। वे उसे पकड़ पाते उससे पहले ही वो नदी में चला गया, और इससे पहले कि वे उसे फिर से बाहर निकाल पाते, फिली और किली लगभग डूब गए और उसका सारा सामान जो उसने उठाया था बह गया। बेशक ये ज्यादातर खाना था और रात के खाने के लिए बहुत कम बचा था और नाश्ते के लिए और भी कम। वहां वे सभी उदास और भीगे हुए बैठे थे और बड़बड़ा रहे थे, जबकि ओवन और ग्लोइन आग जलाने की कोशिश कर रहे थे और इस बारे में झगड़ रहे थे। बिल्बो दुखी होकर सोच रहा था कि रोमांच केवल मई की धूप में टट्टू की सवारी नहीं है, जब बालिन, जो हमेशा उनका निगरानी करने वाला आदमी था, ने कहा, वहां एक रोशनी है। कुछ दूर एक पहाड़ी थी जिसके ऊपर पेड़ थे, जो कुछ हिस्सों में काफी घने थे। पेड़ों के अंधेरे द्रव्यमान से वे अब एक रोशनी चमकते हुए देख सकते थे, एक लाल रंग की आरामदायक दिखने वाली रोशनी, जैसे कि यह आग या मशालों की टिमटिमाहट हो सकती है। जब उन्होंने कुछ देर तक इसे देखा तो वे बहस करने लगे। कुछ ने कहा नहीं और कुछ ने कहा हाँ। कुछ ने कहा कि वे जाकर देख सकते हैं, और कुछ भी कम खाना, कम नाश्ता और सारी रात गीले कपड़े पहनने से बेहतर था। दूसरों ने कहा, ये इलाके बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं और पहाड़ों के बहुत पास हैं। यात्री अब शायद ही कभी इस तरफ आते हैं। पुराने नक्शे बेकार हैं, हालात बदतर हो गए हैं और सड़क पर पहरेदार नहीं हैं। लोगों ने शायद ही कभी यहाँ के राजा के बारे में सुना हो, और आप जितना कम जिज्ञासु होंगे उतनी ही कम परेशानी आपको होगी। कुछ ने कहा, आखिरकार हम 14 लोग हैं। दूसरों ने कहा, गंडाल्फ कहाँ गया है। ये टिप्पणी सभी ने दोहराई। फिर बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो गई और ओवन और ग्लोइन में लड़ाई होने लगी। इस तरह मामला सुलझ गया। आखिरकार हमारे साथ एक चोर है, उन्होंने कहा, और इसलिए वे अपने टट्टुओं को पूरी सावधानी के साथ रोशनी की दिशा में ले जाते हुए निकल पड़े। वे पहाड़ी पर पहुंचे और जल्द ही जंगल में पहुंच गए। वे पहाड़ी पर चढ़ गए, लेकिन कोई उचित रास्ता नहीं दिख रहा था जो किसी घर या खेत की ओर ले जा सके, और वे जो कर सकते थे, उन्होंने बहुत सी सरसराहट, चटकने और चरमराहट और बहुत सी बड़बड़ाहट और खटपट की, क्योंकि वे घने अंधेरे में पेड़ों के बीच से गुजर रहे थे। अचानक लाल रोशनी बहुत तेज चमकी, जो कुछ ही दूरी पर स्थित पेड़ों के तने के बीच से निकली। अब चोर की बारी है, उन्होंने कहा, बिल्बो की ओर इशारा करते हुए। तुम्हें आगे बढ़कर उस लाइट के बारे में सब कुछ पता लगाना चाहिए, और यह किस लिए है, और क्या सब कुछ पूरी तरह से सुरक्षित और चतुराईपूर्ण है। थोरिन ने हॉबिट से कहा, अब भाग जाओ और जल्दी से वापस आओ अगर सब ठीक है। अगर नहीं, तो वापस आओ अगर तुम कर सकते हो। अगर तुम नहीं कर सकते, तो खलिहान उल्लू की तरह 2 बार और चीखने चिल्लाने वाले उल्लू की तरह 1 बार चिल्लाओ, और हम जो कर सकते हैं वो करेंगे। बिल्बो को जाना पड़ा, इससे पहले कि वो ये समझा पाता कि वो किसी भी तरह के उल्लू की तरह 1 बार भी नहीं चिल्ला सकता, न ही चमगादड़ की तरह उड़ सकता है। लेकिन किसी भी मामले में हॉबिट जंगल में चुपचाप चल सकते हैं, बिल्कुल चुपचाप। उन्हें इस पर गर्व है, और बिल्बो ने 1 से अधिक बार सूंघकर देखा था जिसे वह, ये सब बौना शोर, कहता था, जब वे साथ चल रहे थे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आप या मैं एक हवादार रात में कुछ भी नोटिस कर सकते थे, भले ही पूरा काफिला 2 फीट दूर से गुजरा हो। जहां तक बिल्बो के लाल बत्ती की ओर सलीके से चलने की बात है, मुझे नहीं लगता कि एक नेवला भी उस पर एक बाल भी हिला सकता था। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह आग के लिए सीधे आग के पास गया, बिना किसी को परेशान किए। और यही उसने देखा। 3 बहुत बड़े व्यक्ति बीच की लकड़ियों की एक बहुत बड़ी आग के चारों ओर बैठे थे। वे लकड़ी के लंबे लंबे टुकड़ों पर मटन भून रहे थे और अपनी उंगलियों से ग्रेवी चाट रहे थे। वहां से एक बढ़िया खुशबू आ रही थी। साथ ही हाथ में बढ़िया पेका एक बैरल भी था और वे जगों से पी रहे थे। लेकिन वे ट्रोल थे, जाहिर है ट्रोल।
यहाँ तक कि बिल्बो भी अपने सुरक्षित जीवन के बावजूद ये देख सकता था, उनके बड़े भारी चेहरों से और उनके आकार से और उनके पैरों की बनावट से और उनकी भाषा की तो बात ही छोड़िए, जो बिल्कुल भी ड्राइंग रूम फैशन नहीं थी। एक ट्रोल ने कहा, कल मटन था, आज मटन है, और अगर कल भी यह मटन जैसा न दिखे तो बहुत अच्छा है। हमने इतने लंबे समय तक कभी भी एक भी मर्दाना चीज नहीं खाई है, दूसरे ने कहा। विलियम हमें इन इलाकों में लाने के बारे में क्या सोच रहा था, यह मुझे और शराब की कमी को भी समझ नहीं आया, उसने विलियम की कोहनी को सहलाते हुए कहा, जो अपने जग से एक कश ले रहा था। विलियम का गला रुंध गया। अपना मुंह बंद करो, उसने जैसे ही कहा। तुम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि लोग हमेशा के लिए यहाँ रुकेंगे, सिर्फ तुम्हारे और बर्ट के साथ रहने के लिए। जब से हम पहाड़ों से नीचे आए हैं, तब से तुम दोनों के बीच 1.5 गांव की दूरी है। तुम और कितना चाहते हो? और समय बीत चुका है जब तुम एक बढ़िया मोटे घाटी के मटन के लिए धन्यवाद बिल कहते थे। उसने भेड़ के पैर का एक बड़ा टुकड़ा खाया जिसे वह भून रहा था, और अपनी आस्तीन पर अपने होंठ पोंछे। हाँ, मुझे डर है कि ट्रोल्स इस तरह से व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि वे भी जिनके पास सिर्फ एक सिर होता है। ये सब सुनने के बाद बिल्बो को तुरंत कुछ करना चाहिए था। या तो उसे चुपचाप वापस जाना चाहिए था और अपने दोस्तों को चेतावनी देनी चाहिए थी कि 3 मोटे ताजे ट्रोल्स बुरे मूड में हैं, जो बदलाव के लिए शायद भुना हुआ बौना या टट्टू भी आजमा सकते हैं, या फिर उसे थोड़ी जल्दी से अच्छी सेंधमारी करनी चाहिए थी। एक वाकई बेहतरीन और महान चोर इस समय ट्रोल्स की जेबें काटता, अगर आप इसे संभाल सकते हैं, तो ये लगभग हमेशा सार्थक होता है। थूक से मटन को चुराता, बियर चुराता और बिना उनकी नज़र में आए भाग जाता। दूसरे ज्यादा व्यावहारिक लेकिन कम पेशेवर गर्व वाले दूसरे लोग शायद उनमें से हर एक को खंजर घोंप देते, इससे पहले कि वे इसे देखें। तब रात खुशी खुशी बिताई जा सकती थी। बिल्बो को ये पता था। उसने ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में पढ़ा था जो उसने कभी नहीं देखी या की थीं। वह बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, साथ ही साथ गिन भी। वह चाहता था कि वह 100 मील दूर हो, और फिर भी किसी तरह वह थोरन और कंपनी के पास खाली हाथ वापस नहीं जा सकता था। इसलिए वह छाया में खड़ा था और हिचकिचा रहा था। उसने कई तरह की चोरी की घटनाओं के बारे में सुना था। ट्रोल्स की जेबें काटना सबसे कम मुश्किल था, इसलिए आखिरकार वह विलियम के ठीक पीछे एक पेड़ के पीछे छिप गया। बर्ट और टॉम बैरल के पास चले गए। विलियम एक और ड्रिंक ले रहा था। फिर बिल्बो ने हिम्मत जुटाई और अपना छोटा सा हाथ विलियम की बड़ी सी जेब में डाल दिया। उसमें एक पर्स था, बिल्बो को बैग जितना बड़ा। हाँ, उसने सोचा, अपने नए काम को ध्यान से उठाते हुए, यह एक शुरुआत है। ये था, ट्रोल्स के पर्स शरारती होते हैं, और यह कोई अपवाद नहीं था। अरे, तुम हो, ये चीखी जैसे ही जेब से बाहर निकला, और विलियम ने तुरंत पलटकर बिल्बो की गर्दन पकड़ ली, इससे पहले कि वह पेड़ के पीछे छिप पाता। वाह बर्ट, देखो मैंने क्या पकड़ा है, विलियम ने कहा। क्या है? बाकी लोग पास आकर बोले। मुझे बताओ, अगर मैं जानूं। तुम क्या हो? बिल्बो बैगिंस, एक बुरा हॉबिट, बेचारा बिल्बो कांपता हुआ बोला, और वे सोच रहे थे कि गला घोंटने से पहले उल्लू जैसी आवाज कैसे निकाली जाए। क्या ये बुरा हॉबिट है? उन्होंने थोड़ा चौंक कर कहा। ट्रोल्स किसी भी नई चीज को समझने में धीमे होते हैं और उन्हें किसी भी नई चीज के बारे में बहुत संदेह होता है। वैसे भी बुरा हॉबिट का मेरी जेब से क्या लेना देना है? विलियम ने कहा। और क्या तुम इन्हें पका सकते हो? टॉम ने कहा। तुम कोशिश कर सकते हो, बर्ट ने एक कटार उठाते हुए कहा। वो एक कौर से अधिक नहीं खा सकता था, विलियम ने कहा, जो पहले ही बढ़िया भोजन कर चुका था, तब भी नहीं जब उसकी खाल और हड्डियां निकाल दी गई हों। शायद आसपास उसके जैसे और भी लोग हैं, और हम एक पाई बना सकते हैं, बर्ट ने कहा। देखो, क्या तुम्हारे जैसे और भी लोग इन जंगलों में छिपे हुए हैं, तुम्हारे दुष्ट छोटे खरगोश, उसने हॉबिट के रोएदार पैरों को देखते हुए कहा, और उसने उसे पंजों से पकड़कर हिलाया। हाँ, बहुत सारे, बिल्बो ने कहा, इससे पहले कि उसे याद आए कि उसे अपने दोस्तों के बारे में नहीं बताना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी नहीं, उन्होंने तुरंत बाद कहा। तुम्हारा क्या मतलब है?
बर्ट ने उसे बालों से पकड़ते हुए कहा। समय, मैं जो कह रहा हूँ, बिल्बो ने हाँफते हुए कहा। और कृपया मेरे लिए खाना न पकाएं, सज्जनों। मैं खुद भी एक अच्छा रसोइया हूँ और जितना मैं पकाता हूँ उससे भी बेहतर पकाता हूँ, अगर आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है। मैं आपके लिए बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया नाश्ता बनाऊंगा, बस अगर आप मुझे रात के खाने में न बुलाएं। बेचारा छोटा सा बदमाश, विलियम ने कहा। वह पहले ही जितना खा सकता था खा चुका था, साथ ही उसने बहुत सारी बियर भी पी ली थी। बेचारा छोटा सा बदमाश, उसे जाने दो, जब तक वह ये नहीं बताता कि बहुत कुछ और बिल्कुल नहीं, बर्ट ने कहा। मैं नहीं चाहता कि सोते समय मेरा गला कट जाए। जब तक वह बोलता है, तब तक उसके पैर आग में दबाए रखो। मैं उसे नहीं लूंगा, विलियम ने कहा। मैंने उसे वैसे भी पकड़ लिया। तुम एक मोटे मूर्ख हो, विलियम, बर्ट ने कहा, जैसा कि मैंने आज शाम को पहले भी कहा था। और तुम एक बदमाश हो, और मैं ये बात तुमसे नहीं लूंगा, बिल हगिंस, बर्ट कहता है और विलियम की आंख में अपनी मुट्ठी रख देता है। फिर एक शानदार झगड़ा हुआ। बिल्बो के पास बस इतनी ही बुद्धि बची थी कि जब बर्ट ने उसे जमीन पर गिराया तो वह उनके पैरों के बीच से निकल गया, इससे पहले कि वे कुत्तों की तरह लड़ीं और एक दूसरे को बहुत ऊंची आवाज में हर तरह के सच्चे और लागू नामों से पुकारें। जल्द ही वे एक दूसरे की बाहों में जकड़ गए और लगभग आग में लुढ़कते हुए लात घूंसों और धमाकों के साथ गिर पड़े, जबकि टॉम ने उन्हें होश में लाने के लिए एक शाखा से उन दोनों पर प्रहार किया और निश्चित रूप से इससे वे पहले से कहीं ज्यादा पागल हो गए। बिल्बो के जाने का यही समय होता, लेकिन उसके बेचारे छोटे पैर बर्ट के बड़े पंजे में बुरी तरह कुचले जा चुके थे और उसके शरीर में सांस नहीं थी और उसका सिर घूम रहा था, इसलिए वो कुछ देर तक हाँफता हुआ बाहर पड़ा रहा। आग की रोशनी का घेरा। लड़ाई के बीच में ही बालिन आ गया। बोनो ने दूर से आवाजें सुनी थीं और बिल्बो के वापस आने या उल्लू की तरह चीखने का कुछ समय तक इंतजार करने के बाद वे एक एक करके चुपचाप प्रकाश की ओर रेंगने लगे। टॉम ने जैसे ही बालिन को प्रकाश में आते देखा, उसने एक भयानक चीख मारी। ट्रोल बोनो बिना पके को देखना ही नापसंद करते हैं। बर्ट और बिल ने तुरंत लड़ाई बंद कर दी और एक बोरी, टॉम, जल्दी करो, उन्होंने कहा। इससे पहले कि बालिन, जो सोच रहा था कि इस पूरे हंगामे में बिल्बो कहाँ है, समझ पाता कि क्या हो रहा है, उसके सिर पर एक बोरी रखी गई और वह नीचे गिर गया। अभी और भी बहुत कुछ आना बाकी है, टॉम ने कहा, या फिर मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में हूँ। बहुत सारे और बिल्कुल भी नहीं, ऐसा है, उसने कहा। कोई बुरा हॉबिट नहीं, लेकिन यहाँ बहुत सारे बौने हैं। इसका आकार कुछ ऐसा ही है। मुझे लगता है कि तुम सही हो, बर्ट ने कहा, और हमारे लिए बेहतर होगा कि हम रोशनी से दूर चले जाएं। और उन्होंने वैसा ही किया। अपने हाथों में बोरे लेकर, जिसका इस्तेमाल वे मटन और अन्य लूटपाट को ले जाने के लिए करते थे, वे छाया में प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही प्रत्येक बौना ऊपर आया और आग, बिखरे हुए जगों और कुतरते हुए मटन को देखा, आश्चर्य में, पॉप! एक बदबूदार बोरा उसके सिर पर गिरा और वह नीचे गिर गया। जल्द ही द्वालिन बालिन के पास लेट गया और फिली और किली एक साथ, और डोरी और अनोरी और ओरी सभी एक ढेर में, और ओइन और ग्लोइन और बिफुर और बोफुर और बॉम्बुर आग के पास असुविधाजनक रूप से ढेर हो गए। इससे उन्हें सबक मिलेगा, टॉम ने कहा, क्योंकि बिफुर और बोम्बुर ने बहुत परेशान किया था और पागलों की तरह लड़े थे, जैसे बौने कोने में फंसने पर लड़ते हैं। थोरिन सबसे आखिर में आया और उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह शरारत की उम्मीद में आया था और उसे अपने दोस्तों की टांगें बोरियों से बाहर निकलती हुई देखने की जरूरत नहीं थी, ताकि उसे पता चल सके कि सब कुछ ठीक नहीं है। वह बाहर छाया में कुछ दूर खड़ा था और बोला, ये सब क्या परेशानी है? मेरे लोगों को कौन परेशान कर रहा है? ये ट्रोल्स हैं, बिल्बो ने एक पेड़ के पीछे से कहा। वे उसके बारे में सब कुछ भूल चुके थे। वे झाड़ियों में बोरियों के साथ छिपे हुए हैं, उसने कहा। ओह, क्या वे हैं? थोरिन ने कहा, और वह आग की ओर आगे बढ़ा, इससे पहले कि वे उस पर कूद पाते। उसने एक बड़ी शाखा को पकड़ा जो एक सिरे पर जल रही थी, और बर्ट ने उस सिरे को अपनी आंख में मार लिया, इससे पहले कि वह एक तरफ हट पाता।
इससे वह थोड़ी देर के लिए लड़ाई से बाहर हो गया। बिल्बो ने अपनी पूरी कोशिश की। उसने टॉम के पैर को जितना हो सके उतना पकड़ लिया। वह एक युवा पेड़ के तने जितना मोटा था, लेकिन जब टॉम ने चिंगारियों को थोरिन के चेहरे पर मारा तो वह कुछ झाड़ियों के ऊपर घूम गया। ट्रोल्स। टॉम को इसके लिए शाखा में चोट लगी और उसने आगे की एक शाखा खो दी। मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे वह चीख उठा, लेकिन ठीक उसी समय विलियम पीछे से आया और उसने थोरिन के सिर से लेकर पैर तक एक बोरी फेंकी और इस तरह लड़ाई खत्म हो गई। अब वे सभी एक मुश्किल स्थिति में थे। सभी बोरियों में बंधे हुए थे। उनके पास 3 गुस्सल ट्रोल और 2 जले हुए और घायल बैठे थे। बहस कर रहे थे कि उन्हें धीरे धीरे भूनना चाहिए या उन्हें बारीक काटकर उबालना चाहिए या बस एक एक करके उन पर बैठकर उन्हें जेली में दबाना चाहिए। और बिल्बो एक झाड़ी में था। उसके कपड़े और उसकी त्वचा फटी हुई थी। वो हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि वे उसे सुन लेंगे। तभी गैंडाल्फ वापस आया, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा। ट्रोल्स ने अभी तय किया था कि बॉनों को अभी भूनकर खा लिया जाए। ये बर्ट का विचार था और बहुत बहस के बाद वे सभी इस पर सहमत हो गए। अब उन्हें भूनना बेकार है, इसमें पूरी रात लग जाएगी, एक आवाज ने कहा। बर्ट ने सोचा कि यह विलियम का है। बिल, बहस फिर से शुरू मत करो, उन्होंने कहा, नहीं तो इसमें पूरी रात लग जाएगी। कौन बहस कर रहा है? विलियम ने कहा, जिसने सोचा कि यह बर्ट था जिसने बात की थी। आप हैं? बर्ट ने कहा। तुम झूठे हो, विलियम ने कहा, और इस तरह बहस फिर से शुरू हो गई। अंत में उन्होंने उन्हें बारीक काटने और उबालने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने एक बड़ा काला बर्तन लिया और अपने चाकू निकाल लिए। इन्हें उबालना बेकार है, हमारे पास पानी नहीं है और कुएं तक पहुंचने के लिए काफी दूर है, एक आवाज ने कहा। बर्ट और विलियम ने सोचा कि यह टॉम का है। चुप रहो, उन्होंने कहा, नहीं तो हम कभी नहीं रुकेंगे, और अगर तुम कुछ और कहो तो तुम खुद ही पानी ला सकते हो। चुप रहो, टॉम ने कहा, जिसने सोचा कि यह विलियम की आवाज है। कौन है? लेकिन आप बहस कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूँ। आप एक मूर्ख हैं, विलियम ने कहा। बूबी यार खुद, टॉम ने कहा, और इस तरह बहस फिर से शुरू हो गई और पहले से भी अधिक गर्मागर्म होती चली गई, जब तक कि अंततः उन्होंने एक एक करके बोरों पर बैठकर उन्हें कुचलने और अगली बार उबालने का निर्णय नहीं ले लिया। हम पहले किस पर बैठेंगे? आवाज ने पूछा। पहले आखिरी आदमी पर बैठ जाना बेहतर है, बर्ट ने कहा, जिसकी आंख थोरिन ने क्षतिग्रस्त कर दी थी। उसे लगा कि टॉम बात कर रहा है। टॉम ने कहा, अपने आप से बात मत करो, लेकिन अगर तुम आखिरी पर बैठना चाहते हो तो उस पर बैठो। वह कौन है? पीले मोजों वाला, बर्ट ने कहा। बकवास है, भूरे मोजे वाला, विलियम जैसी आवाज ने कहा। मैंने ये सुनिश्चित किया कि यह पीला हो, बर्ट ने कहा। ये पीला था, विलियम ने कहा। तो फिर तुमने क्या कहा कि यह ग्रे रंग का है? बर्ट ने कहा। मैंने कभी नहीं कहा, टॉम ने ऐसा कहा था। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, टॉम ने कहा। ये तुम थे, 2 से 1, इसलिए अपना मुंह बंद करो, बर्ट ने कहा। तुम किससे बात कर रहे हो? विलियम ने पूछा। अब बस करो, टॉम और बर्ट ने एक साथ कहा। रात हो रही है और भोर जल्दी हो रही है। चलो शुरू करते हैं। भोर तुम सबको ले जाए और तुम्हारे लिए पत्थर बन जाए। विलियम जैसी आवाज आई, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि ठीक उसी क्षण पहाड़ी पर रोशनी आ गई और शाखाओं में एक जोरदार चहचहाहट हुई। विलियम कभी नहीं बोला क्योंकि वह झुकते ही पत्थर बन गया और बर्ट और टॉम उसे देखते हुए चट्टानों की तरह अटक गए। और वे आज भी वहीं खड़े हैं, बिल्कुल अकेले, जब तक कि पक्षी उन पर न बैठ जाएं, क्योंकि ट्रोल्स, जैसा कि आप शायद जानते हैं, भोर से पहले भूमिगत हो जाना चाहिए, या वे पहाड़ों की चीज़ों में वापस चले जाते हैं जिनसे वे बने हैं, और फिर कभी नहीं चलते। बर्ट और टॉम और विलियम के साथ यही हुआ था। बहुत बढ़िया, गैंडाल्फ ने कहा, जैसे ही वह एक पेड़ के पीछे से निकला और बिल्बो को कांटों वाली झाड़ी से नीचे उतरने में मदद की। तब बिल्बो को समझ में आया, ये जादूगर की आवाज़ थी जिसने ट्रोल्स को तब तक झगड़ते रखा था, जब तक कि प्रकाश नहीं आया और उनका अंत नहीं हो गया।
अगला काम बोरियों को खोलना और बौनों को बाहर निकालना था। वे लगभग दम घुटने लगे थे और बहुत परेशान थे। उन्हें वहां लेटकर ट्रोल्स द्वारा उन्हें भूनने, कुचलने और टुकड़े टुकड़े करने की योजनाएं सुनने में बिल्कुल भी मजा नहीं आया था। उन्हें बिल्बो की यह बात 2 बार सुननी पड़ी कि उसके साथ क्या हुआ था। उसके बाद ही वे संतुष्ट हुए। चुटकी और जेबकतरी का अभ्यास करने का यह मूर्खतापूर्ण समय है, बोम्बुर ने कहा, जब हमें आग और भोजन चाहिए था। और यह वही है जो तुम उन लोगों से बिना संघर्ष के नहीं पा सकते थे, गैंडाल्फ ने कहा। वैसे भी तुम अब समय बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम्हें एहसास नहीं है कि ट्रोल्स ने सूरज से छिपने के लिए कहीं न कहीं एक गुफा या गड्ढा खोदा होगा? हमें इसकी जांच करनी चाहिए। उन्होंने खोजबीन की और जल्द ही उन्हें ट्रोल्स के पथरीले जूतों के निशान मिल गए पेड़ों के बीच से दूर। वे पहाड़ी पर पटरियों का अनुसरण करते हुए ऊपर चढ़े, जब तक कि झाड़ियों से छिपे हुए वे एक बड़े पत्थर के दरवाजे पर नहीं पहुंच गए जो एक गुफा की ओर जाता था। लेकिन वे इसे नहीं खोल पाए, भले ही वे सभी धक्का देते रहे और गैंडाल्फ ने विभिन्न मंत्रों का प्रयोग किया। क्या ये कोई काम की चीज होगी? बिल्बो ने पूछा, जब वे थक गए और क्रोधित हो गए। मुझे ये जमीन पर मिली जहां ट्रोल्स ने अपनी लड़ाई की थी। उसने एक बड़ी सी चाबी निकाली, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि विलियम ने इसे बहुत छोटी और गुप्त समझा था। यह उसकी जेब से गिर गई होगी, बहुत सौभाग्य से, इससे पहले कि वह पत्थर बन जाता। तुमने पहले इसका जिक्र क्यों नहीं किया? वे चिल्लाए। गैंडाल्फ ने उसे पकड़ लिया और चाबी के छेद में फिट कर दिया। फिर पत्थर का दरवाज़ा एक जोरदार धक्का के साथ वापस आ गया और वे सभी अंदर चले गए। फर्श पर हड्डियां पड़ी थीं और हवा में एक गंदी गंध थी, लेकिन अलमारियों और जमीन पर लापरवाही से ढेर सारा खाना बिखरा पड़ा था। लूट के सामान के बीच पीतल के बटन से लेकर सोने के सिक्कों से भरे बर्तन तक कोने में रखे हुए थे। दीवारों पर बहुत सारे कपड़े भी लटके हुए थे, जो ट्रोल के लिए बहुत छोटे थे। मुझे डर है कि वे पीड़ितों के थे और उनमें विभिन्न प्रकार, आकार और माप की कई तलवारें थीं। दो ने उनका ध्यान विशेष रूप से आकर्षित किया, क्योंकि उनके सुंदर म्यान और रत्न जड़ित मूठ थे। गैंडाल्फ और थोरिन ने इनमें से एक एक लिया और बिल्बो ने चमड़े की म्यान में एक चाकू लिया। ये ट्रोल के लिए सिर्फ एक छोटा पॉकेट चाकू ही बन सकता था, लेकिन हॉबिट के लिए यह एक छोटी तलवार के बराबर था। ये अच्छे ब्लेड जैसे दिखते हैं, जादूगर ने उन्हें आधा बनाते हुए और उत्सुकता से उन्हें देखते हुए कहा। ये किसी ट्रोल या इन इलाकों और दिनों के किसी भी लोहार द्वारा नहीं बनाए गए हैं, लेकिन जब हम उन पर लिखे रून को पढ़ पाएंगे तो हमें उनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। चलो इस भयानक गंध से बाहर निकलें, फिली ने कहा। इसलिए उन्होंने सिक्कों के बर्तन और ऐसा भोजन बाहर निकाला जो अछूता था और खाने लायक लग रहा था, साथ ही एक बैरल शराब भी जो अभी भी भरी हुई थी। उस समय तक उन्हें नाश्ते की इच्छा हो गई थी और बहुत भूखे होने के कारण उन्होंने ट्रोल्स के भंडार से जो कुछ भी मिला था उसे अनदेखा नहीं किया। उनके अपने प्रावधान बहुत कम थे। अब उनके पास रोटी और पनीर और बहुत सारी शराब और आग के अंगारों में टोस्ट करने के लिए बेकन था। इसके बाद वे सो गए, क्योंकि उनकी रात खराब हो गई थी और दोपहर तक उन्होंने कुछ और नहीं किया। फिर वे अपने टट्टू लेकर आए और सोने के बर्तन ले गए और उन्हें नदी के किनारे ट्रैक से बहुत दूर नहीं, बहुत गुप्त रूप से दफना दिया। उन पर बहुत सारे जादू डाले ताकि अगर कभी उन्हें वापस आकर उन्हें वापस पाने का मौका मिले। जब ये हो गया तो वे सभी एक बार फिर सवार हुए और फिर से पूर्व की ओर जाने वाले रास्ते पर दौड़ पड़े। अगर मैं पूछूं तो तुम कहाँ गए थे? थोरिन ने गैंडाल्फ से पूछा जब वे दोनों साथ साथ चल रहे थे। उन्होंने कहा, आगे देखने के लिए। और तुम इस समय वापस क्यों आ गए? पीछे देखते हुए उसने कहा। बिल्कुल, थोरिन ने कहा, लेकिन क्या आप अधिक स्पष्ट हो सकते हैं? मैं हमारी सड़क पर जासूसी करने चला गया। ये जल्द ही खतरनाक और कठिन हो जाएगा। इसके अलावा मैं अपने छोटे से स्टॉक को फिर से भरने के बारे में भी चिंतित था। हालांकि मैं बहुत दूर नहीं गया था जब मैं रिवेंडेल के अपने कुछ दोस्तों से मिला। वो कहाँ है? बिल्बो ने पूछा। बाधा मत डालो, गैंडाल्फ ने कहा।
अगर हम भाग्यशाली रहे तो तुम कुछ दिनों में वहां पहुंच जाओगे और सब कुछ पता लगा लोगे। जैसा कि मैं कह रहा था, मैं एलरॉन्ड के 2 लोगों से मिला। वे ट्रॉल्स के डर से जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने ही मुझे बताया कि उनमें से 3 लोग पहाड़ों से नीचे आ गए थे और सड़क से कुछ ही दूर जंगल में बस गए थे। उन्होंने सभी को डराकर जिले से भगा दिया था और उन्होंने अजनबियों को भी रास्ते में रोक लिया था। मुझे तुरंत ही यह एहसास हो गया कि मुझे वापस बुलाया जा रहा है। पीछे देखने पर मैंने दूर से आग जलती देखी और मैं वहां से भाग गया। अब तुम्हें पता चल गया है। कृपया अगली बार ज्यादा सावधान रहना, नहीं तो हम कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। धन्यवाद, थोरिन ने कहा।